हेलो डियर स्टूडेंट, डैम्स नर्सिंग के अंदर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी इस वीडियो में मैं आपको 10 मिनट के अंदर एट्रल फिब्रिलेशन जो है वो एट्रल फिब्रिलेशन को क्लियर करवा रहा हूं। जैसा आप सब लोगों को विदित है कि डैम्स नर्सिंग की तरफ से 10 मिनट का एक सेशन लिया जा रहा है, जिसके अंदर हम एक टॉपिक की ABCD पूरी आपको 10 मिनट में समझा रहे हैं। तो इसी सेशन में मैं आपको एट्रल फिब्रिलेशन जो है, इस एट्रल फिब्रिलेशन के बारे में समझा रहा हूँ। और इसकी इमेज जो है ईसीजी के अंदर कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एट्रल फिब्रिलेशन जो है, ये एट्रल फिब्रिलेशन मोस्ट कॉमन टाइप का डिसरिदमिया है ना। मोस्ट कॉमन डिसरिदमिया है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में डे टू डे अपने को सबसे ज़्यादा डिसरिदमिया आपको यही देखने को मिलने वाला है। और इस डिसरिदमिया के अंदर जो पी वेव होती है ईसीजी के अंदर, ईसीजी के अंदर जो पी वेव होती है, ये पी वेव क्या होगी, या तो एब्सेंट होगी या फिर क्या होगी, वेवी होगी, है ना। या तो ये वेवी होगी या फिर क्या होगी, ये एब्सेंट होगी। वेवी का मतलब होता है बिल्कुल फिब्रिलेटरी होगी, फिब्रिलेटरी पी वेव, है ना। ऐसे ये, है ना, फिब्रिलेटरी होगी। अगर मैं आपको इसको इमेज में दिखाना चाहूं तो इमेज में मैं आपको इसको ऐसे दिखा सकता हूं। ऐसे अगर पी वेव आ रही है तो इसको अपन बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन कहा जाता है। या फिर ये जो पी वेव है, ये पी वेव अगर है ही नहीं ईसीजी के अंदर, है ना, अगर ये पी वेव ईसीजी में आ नहीं रही है, जैसे देखो बच्चों यहाँ पर पी वेव आ ही नहीं रही है, अगर नहीं आ रही है तो भी ये किसको कहलाएगा, एट्रियल फिब्रिलेशन ही इसको कहा जाएगा। और ये एट्रियल फिब्रिलेशन जो है, इसमें जो अपने हार्ट के दोनों जो ऊपर वाले चैम्बर है, इन चैम्बर के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पावरफुल नहीं होगा। दोनों एट्रिया जो है वो एट्रिया क्या करेंगे, इस तरह से एट्रिया बीट करेंगे। नॉर्मली एट्रिया ऐसे बीट करते हैं, लेकिन इस कंडीशन में वो ऐसे बीट करेंगे। और ऐसे बीट करने को अपन बोलते हैं वेवी कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। और ऑब्वियसली बच्चों क्या होगा, जब ये ऐसे बीट करेंगे तो क्या होगा, इस एट्रिया का जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में थोड़ा सा अच्छे तरीके से नहीं आएगा, तो ब्लड यहीं पर कलेक्ट रहना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पर थ्रोम्बस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। और जैसे ही यहां पर थ्रोम्बस बनेंगे तो ये थ्रोम्बस यहां से निकल के वेंट्रिकल में आएंगे, और वेंट्रिकल से कभी भी ये अपने ब्रेन में जा सकते हैं। और ब्रेन में जाएंगे तो ये थ्रोम्बस क्या करेंगे, वहां पर एम्बोलिक स्ट्रोक कर सकते हैं। कौन सा स्ट्रोक कर सकते हैं, एम्बोलिक स्ट्रोक कर सकते हैं। इसलिए एट्रियल फिब्रिलेशन का जो पेशेंट है, इस पेशेंट के अंदर हमेशा एम्बोलिक स्ट्रोक की संभावना जो है वो ग्रेटेस्ट जो है वो ग्रेटेस्ट यहाँ पर रहती है। ठीक है। और इसको ईसीजी में कैसे देखते हैं, ये ईसीजी की इसकी इमेज को देखो बच्चों, यहाँ पर अच्छे से देखिएगा इमेज को। और ये ईसीजी की इमेज में आप देखो, यहाँ पर जो ये पी वेव आ रही है, ये पी वेव बिल्कुल बच्चों आपको फिब्रिलेटरी जैसी दिख रही है ना, बिल्कुल फिब्रिलेटरी जैसी दिख रही है। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक इमेज ऑफ द एट्रियल फिब्रिलेशन की, ये कैरेक्टरिस्टिक इमेज है ना। कहीं पर भी देखिएगा बच्चों, लगभग लगभग आपको पी वेव जो है ना, वो पी वेव फिब्रिलेटरी दिख रही होगी। यहाँ पर भी फिब्रिलेटरी दिख रही है, यहाँ भी फिब्रिलेटरी, और यहाँ भी फिब्रिलेटरी दिख रही है। ठीक है, चलो एक इमेज में क्लियर लेके बताता हूँ आपको। ये देखो ये, और ये बेहतर इमेज है यहाँ पर। और इस इमेज में देखो ये पी वेव कैसे लग रही है आपको, बिल्कुल देखो ये पी वेव ऐसे लग रही है ना। तो ये जो इमेज लग रही है, ये इमेज एट्रियल फिब्रिलेशन का ईसीजी है। ये देखो बच्चों एक और इमेज है ना, ये बिल्कुल पी वेव देखो इसको, ये एट्रियल फिब्रिलेशन का इमेज है ना। इट इज नॉट एट्रियल फ्लटर, इट इज एट्रियल फिब्रिलेशन का इमेज है। एट्रियल फ्लटर में तो अपन बहुत अच्छे तरीके से आपको पी वेव आइडेंटिफिएबल होगी, है ना, लेकिन यहाँ पर अपन आइडेंटिफिएबल अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये एट्रियल फिब्रिलेशन का ईसीजी है ना। अब ये जो एट्रियल फिब्रिलेशन है, मोस्ट कॉमन डिस्थितियां है, इसको अपने को मैनेज कैसे करना है ना। और इसको मैनेज करने के लिए बेसिकली दो तरीके हैं। एक तो बच्चों रेट को कंट्रोल करना, है ना। एट्रिया जो बहुत ज्यादा मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वेवी कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो रेट को कंट्रोल करना है, क्योंकि पेशेंट को पाल्पिटेशन फील हो रहा है इसलिए। और दूसरा बच्चों अपने को क्या करना है, एक डिसरिदमिया तो है ही ये, तो अपने को रिदम जो है उस रिदम को भी क्या करना है, कंट्रोल करना है। रेट को कंट्रोल करने के लिए जो फर्स्ट लाइन ड्रग है, उस फर्स्ट लाइन ड्रग का नाम क्या रहेगा, बीटा ब्लॉकर रहेगा। क्योंकि आप सब जानते हो कि बीटा ब्लॉकर क्या करती है, हार्ट रेट को कम करती है। तो रेट को कंट्रोल करने के लिए एजेंट ऑफ चॉइस क्या जाएगा, बीटा ब्लॉकर जाएगा। और सेकंड जो ड्रग है वो क्या जाएगी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो जाएगी। और तीसरी ड्रग जो है वो क्या जाएगी, डिजॉक्सिन जाएगी।
है ना। डिजोक्सिन जो है, ये डिजोक्सिन बच्चों एक नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग होती है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट के अंदर ये हार्ट रेट जो है, उस हार्ट रेट को ये क्या करेगी, कम जो है वो कम ये करेगी। क्लियर बात है। चलो, रिदम को कंट्रोल करने के लिए अपन एमियोडेरोन जो है, उस एमियोडेरोन को अपने को यूज लेना है, जो कि एक प्रकार की क्लास थर्ड की एंटी डिसिथमिक ड्रग है। इसको यूज करेंगे तो रिदम कंट्रोल जो है वो रिदम कंट्रोल होगी। और अगर इससे भी रिदम कंट्रोल नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में अपने को जो कार्डियो वर्जन है ना, वो कार्डियो वर्जन अपने को करना है। सिंक्रोनाइज तरीके से पेशेंट को शॉक लगाना है ताकि रिदम जो है एट्रिया की वो एकदम नॉर्मल हो जाए। दैट इज द कार्डियो वर्जन। ठीक है। और ये जो एट्रियल फिब्रिलेशन है, इसके अंदर कोई न कोई एट्रिया में अबनॉर्मल फोकस है, जहां से इंपल्सेस बहुत जनरेट हो रहे हैं, अबनॉर्मल इंपल्सेस जनरेट हो रहे हैं, और ऐसे इंपल्सेस को अपने को डिस्ट्रॉय करना है। दैट इज द रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन से, है ना। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन है, मेथड है एक, है ना, इसके द्वारा अपने को जो अबनॉर्मल एट्रिया के अंदर जो पाथवे हैं या फिर जो अबनॉर्मल फोकस है ना, मायोकार्डियम के, उनको अपने को कैथलैब के अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी मेथड से या फिर बच्चों क्रायोथेरेपी जो है, उस क्रायोथेरेपी के द्वारा कैथलैब में इनको डिस्ट्रॉय करना है। क्लियर बात है ना। ऐसा मैनेजमेंट होता है किसका, एट्रियल फिब्रिलेशन जो है, उस एट्रियल फिब्रिलेशन का मैनेजमेंट होता है। और इन पेशेंटों में स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज्यादा है, और उस रिस्क को प्रिडिक्ट करने के लिए जो स्कोरिंग अपन काम में लेते हैं, उस स्कोरिंग का नाम है, दैट इज नोन एज द, है ना, चेट्स, है ना, दैट इज नोन एज चेट्स वेस्ट स्कोरिंग कहा जाता है इसको, है ना। ये जो चेट्स वेस्ट स्कोर है, ये स्कोर एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट में स्ट्रोक का रिस्क कितना है ना, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए अपन काम में लेते हैं, है ना, स्ट्रोक रिस्क को प्रिडिक्ट करने के लिए। अगर स्कोर जो है वो स्कोर लाइक 1 आ रहा है तो लो रिस्क है, और अगर स्कोर 2 आ रहा है तो इंटरमीडिएट रिस्क है, और अगर स्कोर जो है वो 3 या फिर 3 से ज्यादा आ रहा है तो एट्रियल फिब्रिलेशन वाले व्यक्ति में स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज्यादा है, और रिस्क बहुत ज्यादा है। तो ऐसे पेशेंट में अपने को एंटीकोगुलेंट तो पक्का चलाना है। और इन पेशेंटों में रिस्क थोड़ा ठीक ठाक है तो एंटीकोगुलेंट के बारे में सोच सकते हो। अगर एक स्कोर है तो आपको एंटीकोगुलेंट चलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। ये है बच्चों एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में। और आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चन आपका यहां से बाहर नहीं जाएगा। दिस इज नॉन एज एट्रियल फिब्रिलेशन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।